हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जरावल क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम अपने टेस्ट को लेने वाले हैं, जिसमें हम अपने साइंस के टेस्ट को करेंगे एंड साथ ही साथ आपके क्वेश्चन आंसर्स के साथ एक्सप्लेनेशन भी चलेगी। सो फटाफट आप लोग अपने अपने कॉपी एंड पेन स्टार्ट कर लीजिए एंड आपका साइंस का टेस्ट चलना शुरू हो जाएगा। एंड मैं आपको बता दूं, ये फिजिक्स का एटलीस्ट आप ये समझ के चलो कि अब फिजिक्स थोड़ी कम ही दी जाएगी आपको। केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के धीरे धीरे क्वेश्चंस को इंक्रीज करा जाएगा। फिजिक्स इसलिए मैंने ज्यादा कराया क्योंकि फिजिक्स का टॉपिक भी बहुत ज्यादा दिया गया है, और फिजिक्स इसलिए ज्यादा कराया गया है फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कि फिजिक्स जो है वो मैक्सिमम आपके न्यूमेरिकल्स आई है, तो न्यूमेरिकल सीखना थोड़ा टफ है। केमिस्ट्री में थोड़ी चीजें याद करने वाली हैं एंड बायोलॉजी में पूरी याद करने वाली है। सो वो आप वो चीज कर सकते हो, मुझे पता है। सो हम फिजिक्स को इसीलिए पढ़े हैं मैक्सिमम करके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अ ट्रेन मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी गई है। आपसे पूछा गया कि मीटर पर सेकंड में ये स्पीड बतानी है। आपको दी किस में गई है? किलोमीटर पर आवर में। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस मैंने आपको बताया है। अगर आप पहली बार जुड़े हो तो भी देख लो, अगर आप पहले से पढ़ रहे हो तो भी देख लो। मैंने आपको बताया कि जब किसी भी स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, ध्यान से समझिएगा। मान लो मैं 20 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहा हूं, तो आपको कुछ नहीं करना है, 20 भी लिखना है और इधर मीटर पर सेकंड लिखना है। अब याद रखो कि एक वैल्यू होती है 5/18 या 5/18। इस वैल्यू का मतलब क्या होता है? अगर आप किलोमीटर से मीटर में जा रहे हो, कहां से? किलोमीटर से मीटर में जा रहे हो, तो आपको वो वैल्यू छोटी वाली, क्योंकि आप छोटे की तरफ जा रहे हो, किलोमीटर से मीटर की तरफ जा रहे हो, तो आपको छोटी वाली वैल्यू ऊपर रखनी है। यानी 5 कहां रखनी है? ऊपर, और 18 कहां रखनी है? नीचे। तो इसी तरह से हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 54 किलोमीटर पर आवर को हम किस में चेंज कर रहे हैं? मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 54 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18 मीटर पर सेकंड। क्लियर? अब देखो, इससे आप काटोगे तो यहाँ पे 3 बार में जाएगा और यहाँ पे 5 3 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपॉर्टर का मतलब होता है कुली। याद रखिएगा, पॉर्टर का मतलब होता है कुली। लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर above द ग्राउंड। कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। तो उस कुली के द्वारा उस लगेज पर कितना काम किया गया? मान लो एक लगेज है 15 किलोग्राम का, जो कि कहां रखा गया है? जो कि आपके ग्राउंड पे रखा गया है, यहाँ पे। ठीक है, तो ग्राउंड पे रखा गया है और इसको वो कुली क्या करता है? 1.5 मीटर ऊपर उठा करके अपने सिर पर रखता है। ठीक है, मान लो एक कुली है तो इसको उठा करके अपने सिर पर रखता है, और ये जो लेंथ है ये कितनी है? 1.5 मीटर की है। तो देखो, जो कुली ने काम किया है वो अपोजिट डायरेक्शन में काम किया है। किसके? ग्रेविटी के। ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में काम किया है। सो हमें वर्क डन का मतलब क्या होता है? वर्क डन का मतलब होता है कि जो भी एनर्जी के डिफरेंस आ रहा है, एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, उसी को हम वर्क डन कहते हैं। तो पहले तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? आप देखोगे तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, हाइट जीरो होने की वजह से जीरो थी। यानी यहाँ पे कहोगे कि अब जितनी ऊपर ये उठाया जाएगा उतनी ज्यादा इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू m इंटू जी इंटू एच। इट्स डिपेंड ऑन एच। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इट्स डिपेंड ऑन एच। जितनी हाइट इंक्रीज करोगे उतनी बढ़ती जाएगी। तो सिंपल सा है, वर्क डन इज इक्वल्स टू नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नथिंग बट एम जी इंटू एच। देन आप खुद देख सकते हो कि 15 kg यहाँ पे इसका मास हो गया, g की वैल्यू हम 10 ले सकते हैं, एंड 1.5 इसकी लेंथ को इंक्रीज किया गया, या कह सकते हो कि इसको ऊपर उठाया है कुली ने। तो हमारा काम कितना हो जाएगा? 15 इंटू 15, देन टोटल कितना हो जाएगा? 225 जूल आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? और किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। सो दैट्स वाई इसका जो ग्रेविटी होगी वो माइनस में ली जाएगी और आंसर आएगा माइनस में। तो इस माइनस का मतलब होता है कि हम ग्रेविटी के अपोजिट वो इंसान ने क्या किया है? काम को किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज एक्सेलरेशन, जब कोई वस्तु जो होती है वो त्वरण के से होकर गुजरती है, तो उसे हम किस कंडीशन में मान सकते हैं? नीचे कुछ कंडीशन दी गई है। देयर इज, देखो जब कोई वस्तु त्वरण में होगी, कोई भी जो वस्तु है
त्वरण में होगी। तो दो काम कर सकते हैं, या तो वो एक समान गति से चले, ध्यान से समझो, तब भी उसके अंदर त्वरण होगा। त्वरण का मतलब क्या होता है कि जो स्पीड को त्वरण का मतलब होता है वेग परिवर्तन की जो दर होती है, ठीक है, उसे त्वरण कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक्सीलरेशन में है तो बहुत सीधी सी सिंपल सा इसका आप कंक्लूजन निकाल सकते हो कि देखो वो एक समान वेग में अगर है ना, एक समान वेग या एक समान चाल में भी है, तब भी वो एक्सीलरेशन में होती है। तो ये चीज ध्यान देना, ठीक है। अब लेकिन एक चीज होता है कि अगर कोई भी चीज एक्सीलरेट करेगी तभी एक्सीलरेट करेगी भाई, क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर। वेग कब परिवर्तित कर सकते हो, जब उस पे हम क्या करें, फोर्स को एक्ट कराएं, जब उस पे क्या हो, फोर्स लगे। तो वेग परिवर्तन की दर को ही, समय दर को ही हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और वेग में परिवर्तन तब पॉसिबल है जब उस पे हम क्या करें, फोर्स लगाएं, हमेशा कुछ फोर्स उस पे लगा रहे, ठीक है। जैसे गाड़ी चलती है तो आगे इसलिए बढ़ती है भाई, अगर फोर्स नहीं लगाना होता तो ईंधन जो हमारा फ्यूल होता है वो क्यों खर्च होता, खर्च ही नहीं होता। इट मींस दैट कि जब वेग परिवर्तित होगा या वेग को हमें चलाते भी रहना है, एक समान वेग से भी चल रहा है, तो भी हमें उसमें क्या करना है, एक फोर्स लग रहा है तभी वो चल रहा है, ठीक है। या कह सकते हो कि एक फोर्स, अगर मान लो आपने किसी ऐसी बॉल को किसी एक सरफेस पे लुढ़का दिया, एक बॉल है जो सरफेस पे आपने लुढ़का दिया, तो आपने शुरू में उसमें फोर्स लगाया ना, अब इधर से अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा तो ये बॉल रुकेगी ही नहीं। मतलब समझ रहे हो, यानी आपने कोई फोर्स तो जरूर दिया है इसको, इसकी पोजीशन को चेंज करने में। सो सिंपल सा हमारा आंसर होगा कि अगर कोई भी चीज किसी एक्सेलरेशन में है, किसी एक्सेलरेशन में है, तो इसका मतलब है कि उस पर एक बल जो है वो हमेशा क्या हो रहा है, कार्य कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी यूनिट इन 3.6 इंटू 10⁶ जूल। बहुत अच्छा सवाल है। देखो मैं आपको बहुत बार बताया हूं, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू नथिंग, ध्यान से देखना, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू नथिंग बट 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, ठीक है। तो 1 किलोवाट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 वाट की वैल्यू होगी 1000 वाट, एंड आवर की वैल्यू कितनी होती है सेकंड में, तो हम देखते हैं 3600 सेकंड होती है, ठीक है। और आपको पता है कि 1 जूल इज इक्वल टू नथिंग, 1 जूल का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 जूल का मान जो होता है, चूंकि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, एम इंटू ए इंटू डिस्प्लेसमेंट, एम की वैल्यू हो जाएगी केजी, ठीक है। ए की वैल्यू क्या होती है, मीटर अपान सेकंड का स्क्वायर, और इनटू डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है, डिस्प्लेसमेंट का अगर हम देखेंगे वो यूनिट देखेंगे डिस्प्लेसमेंट की, तो हमारे पास आएगा मीटर, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर अपान सेकंड स्क्वायर, यही होती है वाट, ठीक है, सॉरी वर्क होता है, और इसी को हम 1 जूल बोलते हैं। तो 1 जूल जो होता है वो 1 वाट इंटू सेकंड के वैल्यू के इक्वल होता है। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर हो गया। इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको मिलेगा 3620, यहाँ पे ही है, इसके पास ही है 30 यहाँ पे है, तो टोटल कितने हो गए 5, और इसको हम लिखेंगे वाट इंटू सेकंड, ठीक है। वाट इंटू सेकंड ही होती है जूल की वैल्यू, बिकॉज पावर इज इक्वल टू नथिंग बट वर्क अपॉन टी, और जो वर्क होता है वो क्या हो जाएगा, वो पावर इंटू टी इज इक्वल टू वाट, सॉरी वर्क हो जाएगा, और वर्क की जो यूनिट होती है वो जूल होती है, पावर की जो वैल्यू होती है वो वाट होती है, एंड टाइमिंग की जो वैल्यू होती है वो सेकंड होती है। तो आप खुद देख सकते हो 1 जूल इज इक्वल टू नथिंग बट 1 वाट इंटू सेकंड, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू कितनी, 1 2 3 4 5 एंड ये वैल्यू 6, 10⁶ जूल। तो आपको पता चला कि 3.6 इंटू 10⁶ जूल इज इक्वल टू नथिंग बट 1 यूनिट। तो ये आपको पता होना चाहिए, याद रख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। अगला दिया गया, अ लैम्प कंज्यूम्स 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन 10 सेकेंड, व्हाट इज इट्स पावर। तो आपको पता है कि जूल का जो होता है वो वर्क के ऊपर हो जाएगा, तो 1000 जूल हो गया। टाइमिंग कितनी है, 10 सेकेंड में इतनी जूल की कैपेसिटी को कंज्यूम करता है, ठीक है। तो पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, पावर इज इक्वल्स टू नथिंग बट वर्क अपॉन टाइम, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1000 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 100
जूल पर सेकेंड। पावर क्या हो जाएगी? 100 जूल पर सेकेंड। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 किलोग्राम a bullet of mass 50 gram is fired with an initial velocity of 35 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे क्या है कि एक राइफल जिसका द्रव्यमान कितना है? 4 केजी। तो कैसे सॉल्व करते हैं? जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो जाके पहले वीडियोज को देखे, कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, ठीक है? तब उन्हें समझ में आएगा ये फिजिक्स क्या चीज है, ठीक है? चलिए देखिए, तो फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 केजी, तो M1 की वैल्यू आपको मिल गई है 4 केजी, और उससे कितने ग्राम की हम बुलेट निकाल रहे हैं? 15 ग्राम की। तो आपको पता चलेगा कि M2 की जो वैल्यू है वो 50 ग्राम की हम निकाल रहे हैं। तो इसको भी हम केजी में अगर चेंज करें तो हमारे पास 50 डिवाइडेड बाई 1000, देन इससे कैंसिल करोगे तो आपको 20 मिलेगा, यानी 1/20 केजी। क्लियर? इज फायर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकेंड। तो जो बुलेट है उसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो क्या है? 35 मीटर पर सेकेंड है। 35 मीटर पर सेकेंड है। कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉल वेलोसिटी ऑफ राइफल। तो राइफल के पीछे जाने की जो वेग होगा वो कितना होगा, ये आपको बताना है। तो सिंपल सा आपको पता होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसका मतलब क्या होता है कि आपका, उसका मतलब होता है कि जो चीज संवेग के पहले का जो मोमेंटम होता है, या कह सकते हो कि उसके पहले की जो स्थिति होती है वही उसके बराबर बाद वाले के बराबर होती है। तो इसको हम लगाएंगे, तो हम इसको लगाएंगे इस तरह से कि अगर अगर हमारा ये, अगर मैं देखूं तो बंदूक जो है वो शुरू में जीरो में है, यानी उसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा पूरा, चाहे बंदूक का होगा चाहे बुलेट का, सब जीरो होगा। बट आफ्टर आफ्टर कह सकते हो कि आफ्टर फायर्ड, जब इसे छोड़ दिया जाता है तब उसका जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा? तो वो हो जाएगा m1 इंटू v1 इज इक्वल्स टू m2 इंटू v2। बट ध्यान देना कि अपोजिट डायरेक्शन में बंदूक जो होगी वो मूव होगी। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में बंदूक मूव होगी तो इसका मतलब v1 जो होगा वो माइनस में होगा। तो माइनस अगर आंसर में आता है तो वो आपको ये रिप्रेजेंट करेगा कि भैया ये अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है? तो चलिए अब देखो ध्यान से कि यहाँ पे 4 इंटू वी की जो वैल्यू है, 4 इंटू वी की जो वैल्यू है वो कितनी है तो हमें पता नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/20 इंटू 35। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो v1 की वैल्यू जो होगी, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर डिवाइड करेगा, 1/20 इंटू 4 इंटू 35। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ सेकंड क्लास ऑफ लीवर? तो आपको पता होना चाहिए मैकेनिकल एडवांटेज कितना होता है। देखो, मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया सिंपल मशीन के चैप्टर में, अगर नहीं देखे आप तो देखिए जाके। फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर एंड थर्ड क्लास लीवर, बहुत आसानी से याद कर लो। मैकेनिकल एडवांटेज इसमें तीनों होता है। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है पहले ये समझ लो। किसी भी काम को करने की जो यांत्रिक शक्ति होती है वो कितना हमें लाभ देती है। जैसे मान लो एक पुली है, उस पे से हम एक बाल्टी खींच रहे हैं, एक बाल्टी को हम क्या कर रहे हैं? ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, और एक इंसान है जो इस पुली से इस रस्सी को कहाँ खींच रहा है? नीचे की तरफ खींच रहा है। तो ये बाल्टी कहाँ हो रही है? ऊपर की तरफ। ये जो पुली है ये हमारे काम को आसान की है, नहीं तो आपको इसी बाल्टी को खींचने के लिए बहुत ज्यादा काम करना पड़ता, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना पड़ता। अगर आप कुएं में देखे होगे तो डायरेक्ट पानी निकालना और पुली से पानी निकालना दोनों में बहुत आसानी हो जाती है। तो मशीन जो हमारे काम को आसान बनाए उसी को हम बोलते हैं, उसी आसान काम के एडवांटेज का जो परसेंटेज होता है, या कह सकते हो कितना होना चाहिए, उसी को हम मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं, ठीक है? तो मैकेनिकल एडवांटेज फर्स्ट क्लास लीवर में 1 भी होता है। मैकेनिकल एडवांटेज फर्स्ट क्लास जो लीवर होता है उसमें ग्रेटर देन 1 भी होता है, इसमें स्मॉलर देन 1 भी होता है, ठीक है? लेकिन सेकंड क्लास में ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है? इस तरह से बनेगा। मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। एंड थर्ड क्लास लीवर में मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा वो लेस देन 1 होगा। तो सिंपल सा हमारा कॉन्सेप्ट था कि जो कितना होगा, और आपसे पूछा भी गया है थर्ड क्लास लीवर का जो मैकेनिकल एडवांटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद देख सकते हो, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लीवर इन द थर्ड ऑर्डर।
तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही दिया गया है। द करेक्ट स्टेटमेंट इज हियर, सॉरी आर, कौन सी इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है। तो नंबर फर्स्ट दिया गया इन दीज लीवर्स, थर्ड ऑर्डर के लीवर की बात की गई यहाँ पे, देखो ध्यान से, यानी थर्ड ऑर्डर के लीवर की बात की गई है। अब आप इसमें खुद सोच के बताओ, मैंने फॉर्मूला बताया था अभय, मैंने फॉर्मूला बताया था फ्ली, यानी इफर्ट इसमें बीच में आएगा। तो हर वो थर्ड ऑर्डर का लीवर जिसमें इफर्ट बीच में आएगा उसके बारे में आपको कुछ चीजें दी गई हैं। जैसे लिखा गया है इन दीज लीवर द इफर्ट इज बिटवीन फल्क्रम एंड लोड। तो बिल्कुल सही बात है कि जो इफर्ट होगा वो नीचे आएगा, यानी इसमें ए वाला हमारा ऑप्शन सही हो गया। The mechanical advantage of this kind of lever is more than one। तो ये गलत होता है, सेकंड क्लास के लीवर का more than one होता है, थर्ड क्लास के लीवर का आपका हो जाएगा एक तरह से कह सकते हो थर्ड क्लास के लीवर का जो होता है वो आपका लेस देन वन होता है। ठीक है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन गलत। सी देखें, ट्वीजर एंड ह्यूमन आर्म होल्डिंग वेट ऑन द पाम आर एग्जाम्पल्स ऑफ लीवर ऑफ थर्ड ऑर्डर। तो बिल्कुल सही बात है, जो हमारा चिमटा होता है, चिमटा, ट्वीजर का मतलब यहाँ पे देखो चिमटा, एंड आपका जो एक तरह से कह सकते हो मनुष्य की जो भुजा होती है, जैसे मान लो कि अगर हम हाथ बनाए इस तरह से, तो इस तरह से हमारा हाथ होता है, यहाँ कंधा है, ठीक है, यहाँ कंधा है और ये पाम है, तो इस पाम पे अगर कुछ वेट रखा गया है तो हम जब इसको वेट को ऊपर उठाएंगे तो इफर्ट यहां से करेंगे, ये हमारा फलक्रम है, हाथ पूरा यहां से घूमेगा, इफर्ट हम यहां से करेंगे और ये हमारा वेट हो गया। तो इफर्ट अगर बीच में आ गया तो वो थर्ड क्लास का लीवर होता है। मैंने ये तो आपको समझाया है कि इफर्ट बीच में आ गया थर्ड क्लास का लीवर होता है, ठीक है, थर्ड ऑर्डर का लीवर होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। तो आपको पता है ऑप्शन नंबर ए सी कहां पे है, तो ए यहाँ पे है और सी यहाँ पे है। इसका मतलब हम जब टिक करेंगे एग्जाम में तो हम 8वें का ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और मैंने सब डिटेल में पढ़ाया आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप विथ एन इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर यू मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक एक कोई चीज है जो ऊपर फेंकी जाती है अपनी इनिशियल वेलोसिटी से, u इज इक्वल्स टू, सॉरी उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू u मीटर पर सेकंड। फिर दिया गया है इट गोज अप टू अ हाइट h मीटर, तो इसकी जो हाइट है जहां तक वो जा रही है, ठीक है, वो कितनी है, h मीटर है, इन t सेकंड। तो टाइम जो दिया गया है वो भी कितना दिया गया है, t सेकंड दिया गया। देन इट कम्स बैक एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तब फिर क्या होता है, ये वापस आ जाता है इसी बिंदु पे, यानी एक बार जाता है तो ए पॉइंट पे पहुंचा, वापस आएगा बी पॉइंट पे पहुंचा, शुरुआत किया था ओ पॉइंट से, ऐसे आप समझो, फिर वापस आ जाता है इसी पे। कंसीडरिंग निग्लेजिबल एयर रेजिस्टेंस, अगर हम कोई एयर रेजिस्टेंस ना लें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू होगा, तो देखते हैं। द एक्सेलरेशन इज जीरो, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो जीरो होगा। तो देखो ये तो हम कह नहीं सकते हैं कि एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। सो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रॉन्ग। द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, बिल्कुल ये सही बात है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, बिकॉज देखो ओ से ही स्टार्ट किया था और वापस कहां पे आ गया, ओ पे ही आ गया। द एवरेज वेलोसिटी इज 2h अपॉन टी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। एवरेज वेलोसिटी ऑलवेज डिपेंड ऑन डिस्प्लेसमेंट, ऑलवेज डिपेंड ऑन डिस्प्लेसमेंट। अगर आप ध्यान से समझे हो मेरे चैप्टर्स को इसके पहले, तो आपको समझ में आएगा कि एवरेज स्पीड जो होती है वो डिपेंड करती है डिस्टेंस के, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी डिपेंड करती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट ही जब जीरो हो गया है मेरे दोस्तों, तो एवरेज वेलोसिटी का सवाल ही नहीं उठता। फिर दिया गया द फाइनल वेलोसिटी इज 2u व्हेन बॉडी रीचेज प्रोजेक्शन पॉइंट, तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होगी, 2u होगी जब बॉडी नीचे आ रही है। तो उसको हम चेक कर लेते हैं कि जब बॉडी नीचे आ रही है, अब चूंकि देखो ऑप्शन एक ही सही होगा, तो हमें पहले से ही पता चल गया कि भैया ऑप्शन तो एक ही सही होगा एग्जाम में, लेकिन भाई उसमें एक ही ऑप्शन टिक करोगे ना, दो तो कर नहीं सकते हो, तो हमें पता ही चल गया कि भैया द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। चलो आगे देखते हैं। A car accelerates uniformly
18 किलोमीटर पर आवर। तो जो कार है वो 18 किलोमीटर पर आवर, यानी उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी हो गई वो हो गई 18 किलोमीटर पर आवर, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो 36 किलोमीटर पर आवर है इन 5 सेकंड। तो भैया 5 सेकंड में ये जो कार है वो इतना इंक्रीज हो रही है। नंबर फर्स्ट, द एक्सेलरेशन, आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। तो बहुत सीधी भाषा में आप समझो कि पहले इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 5/18। तो ये कैंसिल, फिर ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, और इसी तरह से ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। v की वैल्यू कितनी है 10, u की वैल्यू है 5 एंड डिवाइडेड बाय 5, देन यहाँ पे हो जाएगा 5/5 इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा। सेकंड में केस में क्या क्या है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन द टाइम। तो कितनी दूरी तय की जाएगी इस कार के द्वारा? तो आपको एक फॉर्मूला पता है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी है 10 मीटर, तो इसका स्क्वायर, u की वैल्यू 5 मीटर, इसका स्क्वायर, 2 इंटू a की वैल्यू हमें पता चल गई है 1 है, यस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो 10 का स्क्वायर 100 एंड 5 का स्क्वायर 25, माइनस कर दो इधर लाके, यहाँ हो जाएगा 2s, ये हो जाएगा 75 इज इक्वल्स टू 2s, ठीक है। फिर 75 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू s, 75 में डिवाइड करोगे 37.5 मीटर इज इक्वल्स टू s के। तो ये हमारा आंसर होगा कि 37.5 मीटर की दूरी वो क्या करेगी, तय करेगी, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये सारा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीक में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।